विचारों में मतभेद हो सकता है थोड़ा मोटा, लेकिन कोई फूट नहीं है और कांग्रेस एक है और एक होकर ही लगे। देश के सामने जो मुद्दे बीजेपी ने रखे वो उसको बहकाने में कामयाब रहे। चाहे मजदूर हो, किसान हो, कोई भी किसी वर्ग से भी आप जाकर आप ये बात पूछ सकते हैं, वो बीजेपी जा रही है, इस बात को सभी मानते हैं। लेकिन सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि हमने पर्ची और खर्ची बंद कर दी है। ये आपके सीधे कांग्रेस पार्टी पर आरोप ये हैं कि पहले नौकरियां मेरिट लिस्ट पे नहीं बल्कि पैसों के दम पर होती है। ऊपर के नेताओं के ऑर्डर से रात को 12 बजे तहसीलदार को बुला के और रजिस्ट्री करवाई गई। वो कैसी रजिस्ट्री थी? भ्रष्टाचार नहीं था वो। टेक्निकल ये जो हमने गठबंधन किया ना लोकदल के साथ, ये गलती कर बैठा मैं, और वो लोकदल के गठबंधन से मुझे कई हजार वोटों का नुकसान हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सुनिए नेताजी। मैं हूं आपके साथ नितिन अंतिल और आज सवालों के घेरे में राय से पूर्व विधायक जयतीरथ दहिया रहेंगे। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि विपक्ष में अब की बार कांग्रेस है और 10 साल से बीजेपी पार्टी सत्ता में है, तो विपक्ष से भी सवाल बनते हैं, क्योंकि अगर आम जनता की बात कर ली जाए तो उनकी कोई बात पूरी नहीं होती। तो उम्मीद ये रखते हैं कि विपक्ष उनकी बात को उठाएगा और विधानसभा तक पहुंचाएगा और कहीं ना कहीं वो बात पूरी होगी। शुरुआत कर लेते हैं राय से पूर्व विधायक जयतीरथ दहिया। आप एक सीनियर लीडर हैं, सबसे पहले कांग्रेस के बात कर ले जाए मौजूदा हालात की, क्योंकि बात ये निकल कर आ रही है, सत्ता पक्ष बीजेपी ये कह रही है कि अब सबसे पहले कांग्रेस एक हो और उसके बाद ही ये दावे करे कि हम अब की बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे। नहीं, ये बात बिल्कुल बीजेपी की बनाई हुई बात है, और बीजेपी पहले अपना एक का तो करे। बीजेपी में खुद जूत बज रहा है और कांग्रेस के में कोई वो गुटबाजी नहीं है, ना कोई कांग्रेस में किसी बात का विचारों में मतभेद हो सकता है थोड़ा मोटा, लेकिन कोई फूट नहीं है और कांग्रेस एक है और एक होकर ही लगे। एक बयान आया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 4 डिप्टी सीएम होंगे जिनमें से ब्राह्मण समाज से भी होगा, लेकिन आपके ही पार्टी के नेता उस बयान के पलटवार करते नजर आए। हाँ, होना चाहिए था सत्ता पक्ष पलटवार करे, लेकिन आपके ही कुछ नेता ये कहते नजर आए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले कैसे बना सकते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष बीजेपी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं फूट आपकी पार्टी में है और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को एक होने की जरूरत है, तभी वो सरकार बनाए। वादे ये कहें कि हम सरकार बना रहे हैं, वरना वो ये ऐसा ना कहें बीजेपी पार्टी दोबारा तीसरी बार सरकार बना रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हुड्डा साहब बड़े सुलझे हुए और बड़े तजुर्बेकार नेता हैं हमारे, और कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने जो बात कही है बड़ी सोच समझ के कही है, और ये बात उन्होंने 2019 में भी कही थी। तब इस बात का वो नहीं हुआ था, कोई बवेला नहीं मचा था, लेकिन अब बीजेपी के सही उसके इशारे पर कुछ करते हैं, कुछ शोर होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़ा सोचा समझा हुआ बयान है। तीरथ जी, आप विपक्ष में हैं, आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहें हम कि विपक्ष के नेता भी हैं, सत्ता पक्ष के जो विरोध क्यों नहीं कर पा रही है पार्टी कांग्रेस पार्टी? आज देखा है महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई दर बहुत ज्यादा ऊपर आ चुकी है। एक समय था कि सिलेंडर बहुत कम था, डाउन था, सब्सिडी खत्म कर दी गई है, किसानों के लिए खाद नहीं मिल रहा है। तो कैसे आगे रणनीति तैयार कर रही कांग्रेस पार्टी, या विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, ये आरोप जनता लगा रही है? नहीं, विपक्ष अपनी भूमिका पूरे जोरों से निभा रहा है और कोई उसमें कमी नहीं है। विपक्ष सारा आपने देखा इकट्ठा इलेक्शन तक, उसमें कोई ग्रुपिज्म भी नहीं रहेगा, कोई अलग पार्टी भी नहीं रहेगी, और सारा विपक्ष इकट्ठा होकर और इंडिया के उस ग्रुप के तहत और ये इलेक्शन लड़ा जाएगा, और कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इंडिया गठबंधन बना, लेकिन वो भी उसमें भी सवाल खड़े हो गए। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो अहम हम कह सकते हैं हिस्सा हैं, वो ही विरोध करते नजर आए। उसको अब हम ये कह सकते हैं बीजेपी पार्टी एक मुद्दा बनाए हुए कि एक इंडिया गठबंधन ही नहीं चलेगा। नहीं, वो अभी लग रहा है ना आपको, क्योंकि अभी अर्ली स्टेज है। जब वो आप देखोगे, आप थोड़े दिन में सब भी इकट्ठे हो जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा बीच में। कुछ थोड़ा शुरू में होता है थोड़ा मोटा सीटें लेने के लिए या सीट का अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए, तो मैं तो नहीं समझता इसमें कि कोई इजाज़त नहीं चलेगी बातें। ये बातें शुरू में हर एक ग्रुप में जब दो विचारों वाले दो ग्रुप मिलते हैं तो थोड़ा मोटा फर्क आता है, बाकी कोई ऐसा वो मेजर डिफरेंस नहीं। भैया साहब, क्या रहा 10 साल कांग्रेस पार्टी को हो गए हैं, सत्ता से दूर हो गए, सेंटर हो या हरियाणा से, जनता का विश्वास गुम हो गया।
या जनता के बीच के मुद्दे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भूल गई? वो कारण ये रहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि ये कहा जाता है, विपक्ष ये कहता है कि सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक आंख रोहतक और दूसरी आंख सोनीपत को कहते हैं, लेकिन सोनीपत से लोकसभा चुनाव हार गए। वो आप बात जाने दो ना, वो तो 2019 की पुरानी बात है। अब तो फिलहाल जो वो है, उस वक्त देश के सामने जो मुद्दे बीजेपी ने रखे, वो उसको बहकाने में कामयाब रहे। पुलवामा एक ऐसा वो था, बाद में गवर्नर साहब ने खुद ये बयान दिया कि ये पुलवामा बनाया हुआ था, और ये ऐसे ऐसे मुद्दे बना कर उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। वो लोगों की भावनाओं से खेल गए। तो अब लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात सेंटर की रही सर कि पुलवामा अटैक हो गया, चलो पुलवामा एयर स्ट्राइक बीजेपी ने कर दी, लेकिन हरियाणा में भी क्यों नहीं अपना वर्चस्व दिखा पाई कांग्रेस पार्टी? क्यों नहीं जनता को दिल को जीत पाई कि वो सरकार बना लेती? नहीं, इलेक्शन तो इकट्ठा ही था। इलेक्शन तो उसी वक्त एक ही था। इलेक्शन कहें कि लहर में जीत गई फिर? हाँ, उसी लहर में, उसी बीजेपी की लहर थी उस वक्त। मोदी ने लहर चला रखी थी, मोदी की लहर से ये हुआ था। अदरवाइज कांग्रेस बहुत मजबूत अपने पक्ष पे है। और अब की बार आप देख लेना, अब की बार आप सारे बीजेपी का पत्ता साफ होगा। बीजेपी सत्ता से जाएगी और कांग्रेस। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही कांग्रेस आएगी ही नहीं, कांग्रेस अपना जमीन तलाशे। वो तो आप कह रहे हो ना, बीजेपी की तरफ से। बीजेपी कह रही है। बीजेपी को कहने दो, बीजेपी तो कहेगी, क्योंकि बीजेपी की तो सत्ता जाएगी जाएगी। बीजेपी की आप आम आदमी से किसी भी वर्ग के, किसी भी, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे बड़ा दुकानदार हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, कोई भी किसी वर्ग से भी आप जाकर आप ये बात पूछ सकते हैं। वो बीजेपी जा रही है, इस बात को सभी मानेंगे। एक 3 कानून आए, कृषि कानून आए। हालांकि किसानों का आंदोलन रहा कि कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन उन्हीं किसान नेताओं ने एक बात कांग्रेस के नेताओं को ये कही कि स्वामीनाथन रिपोर्ट, सत्ता सेंटर में भी आप थे, हरियाणा में भी आप थे, तो उस समय लागू क्यों नहीं की गई? ये वही तो बात मैं कह रहा हूं कि जो फिलहाल जब वो धरने पे बैठे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं, तो पीछे के उड़ाने देने का क्या मतलब है? आपके हाथ में सत्ता है, आप क्यों नहीं लागू कर देते? क्यों नहीं किया लागू? फिर बीजेपी ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की? इतना होने के बाद भी, धरने देने के बाद भी, 700 मौतें होने के बाद भी, और किसी ने भी ये कोशिश नहीं की। कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कि अब तक देख लो किसानों की आय कितनी दुगनी हुई है। और कोई वायदा जो इन्होंने किसानों को धरने से उठाने का किया था, आज तक एक भी वायदा पूरा नहीं किया। कहीं ना कहीं धीरज विधायक जी, आपको ये नहीं लगता कि कहीं आम जनता, किसान सबसे बड़ा राजनीति का शिकार होता है? क्यों विपक्ष को ही किसान अच्छा लगता है? जब आप सत्ता में थे तो बीजेपी को अच्छा लगता था, अब आप विपक्ष में हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन किसान का भला कहीं नहीं है। नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। अगर यूं किसान का भला अगर हम ना करते तो 50 साल तक, 70 साल तक, आप जो कह रहे हो, 70 साल तक सरकार में ना होते। किसान, जो पार्टी किसान के हित में नहीं होगी, उस राज में भी नहीं हो सकती। ये तो बीजेपी भी कह रही है कि 2022 तक हम दोगुनी आय कर देंगे, किसान को घर से हिस्सा से मिलेगा। 2022 तो आ गया जी, 2022 तो जा लिया जी। 2022 तक उन्होंने कहा था कि हम दुगनी, किसान की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन अब तो 2023 आ गया, उन्होंने तो कोई दुगनी आय नहीं की। मौजूदा सरकार बीजेपी की और जेजेपी की है, आप कहां देख रहे हैं इस समय? हालांकि आपको भी ये पता है कि जेजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन में एनडीए के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर, वो ये कह रहे हैं कि गठबंधन सिर्फ सरकार बनाने के लिए था। तो ऐसे हालातों में आप बीजेपी और जेजेपी को कहां देख रहे हैं? जो आपने खुद ही कह दिया कि ये मौजूदा गठबंधन जो था, वो उस वक्त सत्ता बचाने के लिए किया गया था, और ये गठबंधन की बजाय एक किस्म से ठगबंधन है। और इसमें सिर्फ इनका मकसद यही था कि किसी तरीके से सरकार बना ली जाए, और वो उसमें चाहे जनता से जो वायदे किए वो सब झूठे साबित किए, और जनता को एक तरफ करके, जनता की अनदेखी करके, और उन्होंने जनता की अनचाही करके, जनता जो चाहती थी उसके खिलाफ जाके, और इन्होंने वो ये ठगबंधन कर लिया।
और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, और उसके बाद जो भ्रष्टाचार और जो बेरोजगारी जो फैली है वो आपको पता ही है। क्या हरियाणा में हम ये माने कि अब की बार कांग्रेस पार्टी, किसी भी पार्टी, चाहे इनेलो है, हम ये कह सकते हैं इनेलो ही पार्टी फिलहाल तो, क्योंकि जेजेपी पार्टी का ग्राफ इतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले था, तो जेजेपी पार्टी को तो छोड़िए, इनेलो पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। नहीं, बिल्कुल कोई गठबंधन नहीं हो सकता। मैंने पहले भी ये कहा था आपको कि ये कांग्रेस से लोकदल का गठबंधन बहुत नुकसान में जाएगा, और मैं खुद इस गठबंधन को करके देख चुका हूँ। मैंने कांग्रेस, मेरे पिछले इलेक्शन में लोकदल के उम्मीदवार ने मेरे से गठबंधन किया और मुझे उसका भारी नुकसान हुआ और मैं इलेक्शन हार गया। तो इस बार की बात कर ली जाए तो फिलहाल मौजूदा समय में किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है जी, 10 साल अब सत्ता से दूर है, सेंटर हो या हरियाणा हो, हालांकि राहुल गांधी की यात्रा का असर आप कह रहे हैं कि है, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं विपक्ष आपके समक्ष भी आपकी तरफ से चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, और खासकर हरियाणा, क्योंकि हर प्रदेश के अपने मुद्दे अलग होते हैं, तो प्रदेश के मुद्दे क्या रहेंगे जिनको आप जनता के बीच लेके जाएंगे, और जो लोकसभा चुनाव पहले हैं तो लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव में पहला तो है कि हम देश में भाईचारा करेंगे, और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है हम बेरोजगारी जो देश में बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, और फिर ये ओल्ड पेंशन स्कीम, ये हम लागू करेंगे, और जो भी वायदे किए हैं उनको पूरा करेंगे। हरियाणा में क्या मुद्दे रहने वाले हैं सर? हरियाणा की जनता को एक खास है कि 10 साल उन्होंने बीजेपी का सत्ता देख चुके हैं, पीपीपी एक वो लेके आए, लेकिन गले की फांस हम कह सकते हैं, उन्हीं के नेता हैं, आपको भी याद होगा विधानसभा में कहा था गौतम जी ने, विधायक हैं, कि इसको हटा दे वरना सत्ता जा रही है, तो हरियाणा के मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, आपको नितिन जी, आपको पता है कि जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे पहले 10 साल, तो हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन बहुत एक टॉप पर थी, और यहाँ से गुंडे जो थे वो छोड़ के भाग गए थे। आज सबसे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन देश में अगर खराब है तो कहीं वो हरियाणा में है। सबसे हरियाणा में बेरोजगारी भी हरियाणा में सबसे नंबर 1 पर है, यानी जो चीज़ें उल्टा नीचे आनी चाहिए थी वो ऊपर बढ़ गई हैं। हमारा पहला काम तो ये होगा कि देश में से ये लॉ एंड ऑर्डर, हरियाणा में से लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें, और दूसरा बेरोजगारी की जो है वो इसको ख़त्म करें। बेरोजगारी आप देखें, पिछले 9 साल में, 10 साल में एक भी लड़का नौकरी नहीं लगा, ना सरकार नौकरी निकालती, सरकार एक किस्म से बहकाती है। अब सेट के टेस्ट हैं जी, आज 21 कल होंगे, 21-22 2 दिन होंगे, आप देख लेना, इनको फिर इनके लिए फिर सीटें नहीं निकलेंगी। जो पास कर लेंगे, 100 लड़कों में से 1 लड़का पास करेगा तकरीबन, और वो एक उसको लटकाए रखेंगे, ये उसके लिए नौकरी निकालेंगे नहीं। लेकिन सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि हमने पर्ची और खर्ची बंद कर दी है, कि आपके सीधे कांग्रेस पार्टी पर आरोप ये हैं कि पहले नौकरियां मेरिट लिस्ट पे नहीं बल्कि पैसों के दम पर होती थी। नहीं जी, ये तो कहने की बात है विपक्ष में। मैंने खुद, मैं एमएलए रहा, मैंने अपने हल्के में से मैक्सिमम हजारों लड़के नौकरी लगवाए, और अगर एक पैसा किसी की, एक चवन्नी तक का अगर किसी की खर्च हुई हो, या किसी की हमने चाय भी पी हो, तो हम जिम्मेवार हैं। ये तो कहने की बात है, वो चलता था, कोई बड़ा उससे बिना उसके ईमानदारी के साथ नौकरियां लगेंगी। और ये जो अब सरकार ने चला रखा है, मैं एक छोटी सी बात कहूँ, अगर वो जैसे 21 साल के लड़के की सगाई हो जाए और फिर 80 साल तक उसकी फिर नौकरी, बहू ना आए, शादी ना हो, तो वही हाल ये करेंगे, सेट के टेस्ट पास कर लेंगे, नौकरी मिलेगी नहीं। पहले एस्टेट में और उसमें पहले भी नौकरियों में देख चुका है, लड़के एक्सपायर, ओवर एज हो गए, हाँ, एक्सपायर डेट चली गई, उनकी उम्र चली गई, लेकिन नौकरी नहीं मिली। तो यही हाल अब भैया साहब, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि पहले
सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर लगा रहे हैं, मंत्रियों पर ये लगा रहे हैं कि पहले तहसील में घपले होते थे, तहसील में पैसा चलता था तो उस पर दम पर हमें कार्रवाई करते थे और पहले कार्रवाई भी नहीं हुई। हमारे राज्य में आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई तहसीलदार हो या कोई पुलिस वाला हो, रिश्वत अगर ले रहा तो हम उसको पकड़वा रहे हैं। इस हालात में इस सत्ता पक्ष के इन आरोपों को आपकी कांग्रेस पार्टी पहले रही है, वो ये कह रहे 60 साल तक सिर्फ राज ही किया है और भ्रष्टाचार ही फैलाया है कांग्रेस पार्टी। नहीं, जिसने भ्रष्टाचार किया वो तो उस वक्त भी पकड़ा गया था, लेकिन अब ये मैंने बयान दिया था, राई तहसील में रात को 12 बजे रजिस्ट्री हुई, रात को 12 बजे गवर्नमेंट के ऑर्डर से, ऊपर के नेताओं के ऑर्डर से रात को 12 बजे तहसीलदार को बुला के और रजिस्ट्री करवाई गई। वो कैसी रजिस्ट्री थी? भ्रष्टाचार नहीं था, वो भ्रष्टाचार था साफ। इसी तरीके से आप देख लो, अब कल एचपीएससी का सेक्रेटरी पकड़ा गया, करोड़ों रुपए उसके यहाँ से बरामद हुए। तो ये करप्शन नहीं है? आप देख लेना। और ये जितने लड़के लगे हैं सबसे पैसे लेकर, सबसे वो पर्ची खर्ची का जो हिसाब था वो सारा पूरा करके तब सिलेक्शन हुआ है। तो आपका कहना है ये पर्ची खर्ची चल रही है? तो जयतीरथ जी, अब की बार विधानसभा चुनाव ही लड़ेंगे या लोकसभा? नहीं, वैसे तो जो पार्टी का आदेश होगा, वैसे तो मैं तो चाहता हूँ विधानसभा का लड़ना, लेकिन पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। पार्टी कुछ भी आदेश दे सकती है। तो पिछले विधानसभा चुनाव में जयतीरथ जी कहाँ कमी रही, कहाँ मान रहे हो आप? राय की जनता का भरोसा नहीं जीत पाए या कोई और कारण रहा कि आपको हार का सामना करना पड़ा, और हार भी इतनी बड़ी नहीं थी? वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कमी कुछ नहीं थी, ना हमारे उसमें लोगों ने हमारे साथ दिया पूरा, लेकिन हमारी वो एक ये जो टेक्निकल ये जो हमने गठबंधन किया ना लोकदल के साथ, ये गलती कर बैठा मैं, और वो लोकदल के गठबंधन से मुझे कई हजार वोटों का नुकसान हुआ। तीरथ जी, से पहले भी आप सिर्फ 3 वोटों से जीते थे, केस बहुत लंबा चला और लास्ट आखिरकार जो आपके विपक्षी थे लोकदल से, वो उनकी जीत आई थी? नहीं जी, वो अभी तक वो केस अभी तक चल रहा है उसमें, क्योंकि पेटिशनर इंद्रजीत की भी डेथ हो गई, उसके वकील की भी डेथ हो गई, और वो केस अब 22/9 में था जी, और 22/9 से अब वो 12/12 में है, 12/12 में हाई कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है, उसमें हमारी एविडेंस पे लगा। मौजूदा विधायक राय से मोहनलाल बड़ोली वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक यहाँ से रहे हैं, पहली बार बना हूँ और मैंने ज्यादा विकास कराया है। उस बात को कहाँ देखा? ये तो जनता बताएगी, ये तो जनता ने देखा है क्या विकास कराया है। अब मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैंने विकास के लिए एज एमएलए, बतौर एमएलए, जितना पैसा मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च किया है, रास्ते बनवाए, सड़क बनवाई, चौपाड़ बनवाई, स्कूल बनवाए, तो इतना पैसा आज तक किसी एमएलए ने 52 से लेकर आज तक किसी एमएलए ने पैसा नहीं दिया, इतना पैसा। ये तो जी मौजूदा समय में कोई भी सत्ता पक्ष में हो, जनता ने आप सत्तासीन किए थे उस समय, तो जनता के लिए काम तो सरकार को करना होता है सर। लेकिन आप अब की बार अलग से क्या करेंगे स्पेशल राय के लिए, क्योंकि राय से आप विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, 2 बार रहे हैं आप वहां से, तो अब की बार क्या सोच के रखा है कि हाँ अब की बार मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ये करूँगा? मैं अभी जो जहाँ तक मैं हमारे साथ साथ हमें जो उम्मीद है, हमारे हुड्डा साहब इसमें मुख्यमंत्री आएंगे, और जो विकास के जो कार्य पेंडिंग पड़े हैं या आज तक हुए नहीं, जिन गांव में हम छोड़ के आए थे वो वहीं के वहीं पड़े हैं, तो वो सारे काम हम दोबारा शुरू करेंगे, पूरे करेंगे। और ये बेरोजगारी की समस्या अब दोबारा बढ़ गई है, इसको बेरोजगारी की समस्या को, लॉ एंड ऑर्डर को, इसको सबको ठीक करेंगे। सड़कें आप कह रहे हैं आपके समय बनी, लेकिन सड़कें तो बीजेपी ये कह रही है कि हमारे समय बनी। एक सबसे बड़ी मांग राय की रही है, आपको ही पता होगा, ट्रामा सेंटर हाईवे पे बनना था, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद लोगों की थी, बने। बीजेपी पार्टी भी ये कह रही है कि हमने जमीन खरीद लिया, चौहान जोशी बता रहे हैं, कभी कहीं बता रहे हैं। उसके अलावा एक बस स्टैंड की सोनीपत का ट्रैफिक बाहर निकालने के लिए बस स्टैंड बनना है। क्या हम माने कि अगर आप सत्ता में आए, हरियाणा में कांग्रेस आई और आप सत्ता में आए, तो जल्द पूरा होगा या सिर्फ एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगा? देखिए, जहाँ तक ट्रॉमा सेंटर की बात है, ट्रॉमा सेंटर मेरे समय में भी बात आई थी, लेकिन वो बात वहीं पेंडिंग रह गई थी, क्योंकि उसमें उस वक्त बड़ मलिक की पंचायत थी, उसने ज़मीन देने से इनकार कर दिया था। अब जो बात है इसकी बस स्टैंड की, इसके लिए प्रोसीजर अगर अभी ठंडा पड़ा है उसको हम चालू करवा देंगे, और हर हालत में
बस स्टैंड वहाँ बनवा देंगे। इसकी जाट जोशी की या जो भी प्रोग्राम बनेगा हम उसको पूरा करेंगे। आंदोलन कई आए, जाट आरक्षण आंदोलन आया, किसान आंदोलन आया। राय के विधायक कह रहे कि उनके कारण विकास रुक गया। हालांकि विकास सेंटर से या स्टेट सरकार से कभी भी नहीं रुकता। उस बात को कहाँ देख रहे हैं आप? और ऐसे आंदोलन, चलो ठीक, अच्छी बात है, राजनीति सभी दल करते हैं, लेकिन राजनीति का शिकार आने वाली जनता ना हो। और जैसे 10 साल कांग्रेस पार्टी पहले सत्ता में रही, 10 साल बीजेपी में रही, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे बड़े हैं, आपको भी याद होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस समय पर यहाँ सोनी मुख्यमंत्री होते थे, ट्रिपल आईटी की नींव रखी गई थी किलोड़ गांव में, वो वहीं पर रुक गई है। कोई सरकारी यूनिवर्सिटी सोनीपत में नहीं है। हालांकि राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई थी। उस समय निजी यूनिवर्सिटियां जरूर आ रही हैं, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटियां गायब हो गई। मैंने आपको पहले कहा था कि जो तरक्की हुई है, जो विकास हुआ था, वो सिर्फ हुड्डा साहब के समय में हुआ था। मेरे हल्के में छोटूराम यूनिवर्सिटी बनी थी, अब हमारे अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बनी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनी, उसमें SRM यूनिवर्सिटी बनी और जिंदल यूनिवर्सिटी बनी। हमारे तो बहुत काम हुआ राई हल्के में। जितना काम हुड्डा साहब के समय में हुआ, इतना आज तक कभी भी नहीं हुआ। और जो इस 5 साल जो गुजरे हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारे हल्के में नील बटा नील है। कोई जीरो काम, कोई काम नहीं हुआ, चाहे उनका विधायक कुछ भी कहे, चाहे वो सरकार कुछ भी कहे। और वो सरकार अब काम कराने, मैं ये मानता हूँ कि भाई मैं अगर MLA बना तो मैं दोबारा हटके और वो सारा काम दोबारा शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये माने पूर्व विधायक जी की अब की बार जो विकास रुका है, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे कुछ भी, चाहे हेल्थ का हो, क्योंकि जो वैश्विक युद्ध है वो शिक्षा और हेल्थ होती है, और उसके साथ बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई, उन पर प्राथमिकता रहेगी। हाँ, प्राथमिकता रहेगी। मैं बेरोजगारी को वो समझता हूँ अपना, और मैं पहले भी मैंने ये कोशिश की और अब भी, और शिक्षा का भी जितना मेरे उसमें होगा, मैंने जितना उस वक्त भी स्कूल पास करवाए, और हमारे जैसे ये था, कई स्कूल मैंने अपग्रेड करवाए। तो मैं वो अपनी कोशिश पूरी जारी रखेंगे और पूरा काम करेंगे। ये थे राय से पूर्व विधायक जयतीरथ दहिया जी, जिनका ये कहना है कि अगर इस बार सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई तो सबसे पहले आम जनता की मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और खासकर युवाओं के रोजगार पर प्राथमिकता रहेगी, और उसी के आधार पर कार्य रहेगा। मिलते हैं अगले नेता से जनता की बातों के साथ। देखते रहिए सोनीपत 24। नमस्कार।